नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़े उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद से बीजेपी के खाते में दिन ब दिन नए आयाम दर्ज होते जा रहे हैं, जिसका एक नमूना हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव में भी देखने के लिए मिला है, जहां बीजेपी ने 14 सीटें जीतकर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक रिपोर्ट देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा। अब तक इतिहास में बीजेपी हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में 4 से ज्यादा सीटों पर कभी जीत हासिल नहीं कर पाई है, जबकि इस बार 14 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी कई और सीटों पर भी जीत दर्ज कर सकती है। मुख्यमंत्री धामी के दौरे का दिखा असर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार क्षेत्र में पिछले कुछ समय में कई दौरे किए हैं। स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री की मेहनत और काम को सराहते हुए उन्हें ये उपहार दिया है और इस जीत के साथ ही जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम और उनकी नीतियों पर भी मुहर लगा दी है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो पंचायत चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी कुछ खास नहीं कर पाए। विधायक अनुपमा रावत ने क्षेत्र के 4 सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। सबसे ज्यादा सीटें पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के क्षेत्र से मिली हैं, जहां 7 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। उधर लश्कर में भी बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। यहां 1 सीट से कांग्रेस के संजय सैनी को जीत मिली है, जबकि रानीपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की है। रानीपुर में चमन चौहान अपनी पत्नी को जीत दिलाने में कामयाब हो गए हैं। औरंगाबाद की सीट भी बीजेपी के हिस्से में आई है। सीएम धामी के कार्यों पर जनता की मुहर। इन चुनाव में मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत ने धामी सरकार के बेहतरीन कार्यकाल पर मुहर लगा दी है, जो ये बताता है कि आम जन का धामी सरकार पर विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आए दिन धाकड़ धामी के फैसलों में जनहित साफ नजर आता है। एनबी न्यूज के लिए उत्तराखंड से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रानी पोखरी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विकास खंड डोईवाला के ऋषिकेश मोटर मार्ग के 15 किलोमीटर में 280 मीटर लंबे रानी पोखरी सेतु और विकास नगर के लंबरपुर लांगा मोटर मार्ग के 2 किलोमीटर में शीतला नदी के ऊपर 180 मीटर लंबे सेतु के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान पुल का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने पुल के उद्घाटन पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजधानी और ऋषिकेश के साथ ही गढ़वाल को जोड़ने वाला यह पुल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पुनर्निर्माण से क्षेत्रीय जनता के साथ ही उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को भी सुगमता होगी। वहीं सूबे के मुखिया प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हाईटेक बनाने में जुटे हैं। सीएम की सोच है कि सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हों और मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसी को लेकर सीएम ने चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में मरीज को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं टोकन की व्यवस्था के लिए सिस्टम विकसित किया जाए। टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 को जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। उत्तराखंड को जल्द क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रेरित किया जाए। जहाँ तक मैं डेंगू की बात करूँ
तो हर 3 साल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता है। जैसे 2019 में लगभग 10,000 केसेस आए थे, तो 3 साल बाद जब अभी हम वर्ष 2022 में हैं, तो क्योंकि उसका जो स्प्रेड है वो 3 साल में बढ़ता ही है, तो 2022 में अभी थोड़े इंक्रीज केसेस आए हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव बताऊं 2019 के हिसाब से, तो काफी केसेस कम है, लेकिन लगभग 1000 केसेस पार हम लोग कर चुके हैं। बट 1000 केसेस में सबसे मैक्सिमम केसेस आपके देहरादून में है, फॉलोड बाय हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। इसमें विभाग ने लगातार जो है सभी विभागों के साथ मिलके मॉनिटरिंग कर रहा है। जिले स्तर पर जो नगर निगम की टीमें हैं और बाकी जिला प्रशासन की टीमें हैं, घर घर जाके सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो आशा वर्कर्स हैं वो भी घर घर जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आईसी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 24 लाख हाउस होल्ड्स कवर कर दिए हैं जहां पे हम लोगों ने आईसी मटेरियल बांटा है, और सोर्स रिडक्शन और फॉगिंग पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से, लगभग 6-7 दिनों से, जो नंबर ऑफ केसेस है रिलेटिवली कम हो गए हैं। और जो पहले जो क्लस्टर्स थे, एक क्लस्टर में 100 केसेस 150 केसेस आ रहे थे, वो क्लस्टर्स में अभी फिलहाल केसेस नहीं आ रहे हैं। और जो अभी स्प्रेड है वो स्पोरेडिक स्प्रेड है, जैसे 4-5 क्लस्टर्स में 1 केस, 2 केस, 3 केस आ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने काफी कंट्रोल कर दिया है, और क्योंकि अभी अगले 10 दिन में डेंगू का प्रकोप वैसे भी कम हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने विधानसभा में बैकडोर हुई नियुक्तियों के बाद बिना नोटिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को निकाल दिया, जो कि गलत है। कांग्रेस ने कर्मचारियों को निकालने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि कांग्रेस ने बैकडोर में भर्ती करने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इस लड़ाई को लड़ा था। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियां शामिल हैं। नियुक्तियों को लेकर चल रहे प्रकरण में ये बहुत ही दुखद पहलू देखने को आया कि जल्दीबाजी में बिना नोटिस दिए हुए लोगों को बर्खास्त करने की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई है, जो अपने आप में केस को कमज़ोर करती है। कांग्रेस की लड़ाई किसी की नौकरी से उसको हटाने के लिए नहीं थी। कांग्रेस ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि जिन नेताओं पे जनता ने भरोसा करके उनको इस योग्य बनाया था कि वो बड़े बनेंगे और लोगों को छाया देंगे बड़े वृक्ष के रूप में, वो ना करके इन लोगों ने अपने परिजनों को बैकडोर से नौकरियां दिलाने का काम किया, जिसमें योग्य बच्चे, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, उनकी नौकरियां लगनी चाहिए थी। उनके स्थान पर अपने परिवार के लोगों को बैकडोर से इन लोगों ने नौकरियां लगाई। क्या वो सामने आकर माफ़ी मांगेंगे? आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने सर्वोदयी नेता होने का परिचय देते हुए सामने आकर ये कहा कि मैंने गलती की है और मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही, मैं चुनाव हार के आज घर बैठा हूँ। क्या जो राजभवन में बैठे हुए राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, राज्यसभा में गए हुए सांसद, महापौर, ये सामने आकर माफ़ी मांगेंगे और जनता के सामने आकर जनता की अदालत में इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन्होंने गलतियां की हैं, इन्होंने योग्य उम्मीदवारों के हकों में डाका डाला है और ये लड़ाई नैतिकता की लड़ाई है और इसको मैं लड़ते रहूँगा और बार बार जनता के बीच में इस बात को कहते रहूँगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग सामने आकर माफ। वहीं हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रुड़की ब्लॉक क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के रूप में आयात अहमद, सचिन प्रधान, मोहम्मद शहजाद और आजम शकील ने जीत दर्ज की है, जिसे जिला पंचायत सदस्यों की जीत की खुशी में समर्थकों में भारी उत्साह का माहौल है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों के समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है।
वहीं प्रदेश के डीजीपी के निर्देश पर एसएसपी उधम सिंह नगर टीसी मंजुनाथ ने 2 दिन पहले जसपुर के कोतवाल को निलंबित किया था, जिसके बाद अब मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पीड़ित महिला प्रदेश के डीजीपी के पास पहुंची और अपने शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई न करने की बात कही। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को पीड़िता महिला ने बताया कि एक मेरा मुकदमा जसपुर कोतवाली में दर्ज है, जिसमें कोतवाल जसपुर ने आईपीसी 376 की जगह 354 लगाया था, जिससे क्रोध में आकर उसने थाना अध्यक्ष के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था, लेकिन अब उस शिकायती पत्र में कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। जो कोतवाल हैं अशोक कुमार, इनके खिलाफ जसपुर कोतवाली के खिलाफ बलात्कार व छेड़छाड़ के आरोप में संबंधित डीजीपी के वहां अपना वो दिया था प्रार्थना पत्र, तथा मीडिया को भी दिया था, जिसकी वाइड में दे चुकी हूँ। और ये मैंने जो एक मुकदमा लिखवाया था कोतवाली जसपुर में, ठीक है, ये मुकदमा रविंदर नाम के व्यक्ति के खिलाफ लिखवाया था, जो कि मैंने 376 का मुकदमा था। मेरा मुकदमा 354 और 420 में लिखा गया, जिसकी उस समय मैंने कोतवाल साहब से बात की, लेकिन उन्होंने मेरा मुकदमा सही धाराओं पे नहीं लिखा, जिसकी उसमें मैंने कोतवाल साहब के खिलाफ ये प्रार्थना पत्र दे दिया था। लेकिन अब मैं इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और मैंने ये प्रार्थना। वहीं बीते कुछ सालों में पौड़ी जिले ने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। इस जिले के वीर सपूत देश की सेना और सेवा में सर्वोच्च पदों पर काबिज हैं, लेकिन अब इनमें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का नाम भी जुड़ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद सेना का ये अहम पद खाली पड़ा हुआ था। अनिल चौहान की नियुक्ति के बाद पौड़ी के लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि वह इस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के रामपुर गवाड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनके सीडीएस बनने के बाद गांव के लोगों को उनसे उम्मीद बढ़ गई है। बहुत खुशी हो रही साहब हमको। हाँ, क्या कुछ यादें हैं या जब यहाँ आए होंगे, कब यहाँ पहुँचे? आज से 5-7 साल पहले आए थे वो। बीच में फिर हमारे चाचा जी आए थे, उनके पिताजी, और हमारा एक ही परिवार है। अभी तक भाई हमारे ताऊ चाचा का अभी बंटवारा नहीं हुआ घर का। अभी हमारे मतलब एक ज्वाइंट फैमिली है कि नहीं। बाकी बहुत बढ़िया खुशी है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है ना। कहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है? तो उनकी कोलकाता से। अच्छा। हाँ जी। पिताजी कहीं में सर्विस करते थे? उनके कहीं वो सरकारी नौकरी पे थे दिल्ली में, बाहर रहे वो ज्यादा, कभी जलंधर, कभी कलकत्ता, कभी जयपुर। और दिल्ली जाएंगे हम उनको मिलने के लिए, और लेने भी जाएंगे हम बधाई देने के लिए। वो हमारे जेठ जी हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है और हम पहले उनको तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमको भी देखेंगे वो, और हमारे पूरे गांव, पूरे उत्तराखंड में, और सबको खुशी हो रही है। उनको बहुत बहुत बधाई। जो श्री अनिल चौहान जी जो आज सीडीएस पद पर कार्यरत है, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देश वासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि एक इतने छोटे से गांव से मतलब इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। तो बहुत लगन, कार्य क्षमता उनकी बहुत ठीक रही, तो वो इतने बड़े पद पर आज विराजमान है। उनसे कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि हाँ मतलब सीख तो ये है कि एक प्रेरणादायक बात है ये कि इतने छोटे से गांव में रहकर वो मतलब इतने बड़े पद पर आज पहुंचे हैं। तो हमारे युवा वर्गों को भी यही सीखना चाहिए कि किसी भी गांव में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, पर अगर मेहनत करो तो। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर कालाढूंगी में विद्या भारती अखिल भारतीय जन शिक्षा समिति उत्तराखंड द्वारा प्रांतीय बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3 संभाग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल से आए 87 बच्चों ने प्रतिभाग किया। विभाग प्रचारक राजपुष्प ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत ने भी बच्चों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। विधायक भगत ने कहा कि
इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूरी है। इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। जो बच्चों में चारित्रिक निर्माण करता है, सामाजिक का ज्ञान कराता है। मैं समझता हूँ शिशु मंदिर में पढ़े हुए बच्चे को ये बताने नहीं पड़ता कि अपने से बड़ों का आदर करना पड़ता है, गुरुओं का आदर करना पड़ता है, ये स्वयं सीखते हैं। और इसी क्रम में आज कुमाऊं के बच्चों की पूरी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनका अनेक प्रकार की क्विज प्रतियोगिताएं हैं, उसमें यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। मैं तो खाली थोड़ा आशीर्वाद देने आया था और मैं समझता हूँ कि शिशु मंदिर में पढ़ाना ही बच्चे के भविष्य का उज्जवल बनाना है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मैंने कभी बच्चों को नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन शिशु मंदिर में पढ़ाए, विद्या मंदिर में पढ़ाए और उसका परिणाम है कि सब के सब योग्य हैं कहीं से कहीं। वहीं उत्तराखंड के उत्पादों को अब फिक्की फ्लो बाजार के जरिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिसके जरिए प्रदेश के उद्यमियों को 1 और 2 अक्टूबर को देहरादून के राजपुर रोड पर एक छत के नीचे अपने प्रोडक्ट लगा सकते हैं। आपको बता दें कि फिक्की फ्लो बाजार के द्वारा 1 और 2 अक्टूबर को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हस्तशिल्प की प्रोडक्ट्स को प्रदर्शनी में लगाया जाएगा, ताकि यह के लोगों को भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बाजार मिल सके। फिक्की फ्लो बाजार फिक्की का ही हर साल एक एग्जीबिशन, एक इवेंट रहता है। इस साल ये 2 दिन का है, 1 और 2 अक्टूबर का। मेन ऑब्जेक्टिव हम लोगों का यही रहता है कि हम महिलाओं द्वारा जितने भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं या जो बड़े ब्रांड्स हैं महिलाओं के, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, उनकी ब्रांडिंग करें, प्रमोशन करें। हर साल हम लोग स्वयं सहायता समूह और एनजीओज को भी हम स्पॉन्सर करते हैं जगह। वो लोग आके अपने जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स उनके होते हैं उसकी प्रदर्शनी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आते हैं और एक उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, ख़ास तौर से बच्चियों को, महिलाओं को जो इस तरह के काम कर रही हैं घर में बैठ के। उत्तराखंड गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में पहली बार वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन सीमा सरकार के द्वारा की गई। विद्यालय के वार्षिक उत्सव के दौरान बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र आर्य, खंड शिक्षा अधिकारी एवं नगर निगम पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार, थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्यक्ष कार्यक्रम में शिरकत किए। बता दें कि दिनेशपुर क्षेत्र में पहली बार अटल उत्सव स्वर्गीय चितरंजन रहा इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे एवं जिला शिक्षा अधिकारी खेल के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया। विद्यालय स्वर्गीय चितरंजन रहा दिनेशपुर, इसका आज वार्षिकोत्सव हुआ है। क्योंकि जब से यह विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ है, आज इसको 1 साल हुआ। और पहले यहाँ छात्र संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड होने की वजह से यहाँ छात्र संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से अभिभावकों में भी काफी उत्साह है। और आज इसका वार्षिकोत्सव हुआ है। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य और उनके पूरे स्टाफ और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।